एग्जाम मंथन। माय नेम इज रचना और आज हम ज्योग्राफी का जो पार्ट उठाने वाले हैं वो है भारत का राज्य और उनकी राजधानी। आज हम देखेंगे कि भारत में कितने कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भारत की राजधानी की बात की जाए तो ये है न्यू दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया है। आप देखते हैं सबसे पहले राज्य उठाते हैं और उनकी राजधानी कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग करते हैं जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उसके बाद आता है पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्य की राजधानी है हैदराबाद। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। गोवा की राजधानी है पणजी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई। ठीक है दोस्तों, ये वाला हिस्सा अरब सागर कहलाता है। इसके नीचे वाला हिस्सा हिंद महासागर कहलाता है। ये अपना लक्षद्वीप हो गया। भारत के इस साइड पाकिस्तान और अफगानिस्तान है और भारत के उत्तर में देखा जाए तो चीन, जो तिब्बत वाला एरिया। अब हम देखते हैं इसके पूर्व साइड के जो राजधानी है। बिहार की बात की जाए तो बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी है रांची। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। असम की राजधानी है दिसपुर। मेघालय की राजधानी है शिलांग। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। सिक्किम की राजधानी है गंगटोल। भूटान और नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस साइड का हिस्सा जो म्यांमार है, ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद जो एक रेखा होती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा देखते हैं कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। दोस्तों, अब हम भारत के आकार और स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारत के भूगोल का पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और उत्तरी अक्षांश, जिसे लैटिट्यूड कहा जाता है, ये कहां से कहां तक आता है। पूर्वी देशांतर रेखा की अगर बात की जाए तो ये गुजरात से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाता है और गुजरात के किस शहर से स्टार्ट होता है, ये धुआर मोटा से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश के किबितू तक जाता है। अब बात करते हैं उत्तरी अक्षांश या फिर लैटिट्यूड की। उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो ये इंद्राकोल से, स्टार्टिंग से इंद्राकोल से होते हुए ये कहां तक जाता है, कन्याकुमारी के कैप कैमोलिन तक जाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि ये इनकी लंबाई कहां से कहां तक है, इनकी लंबाई कितनी किलोमीटर है। अगर पूर्वी देशांतर रेखा की बात की जाए तो ये पड़ता है 2933 किलोमीटर और उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो ये पड़ता है 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा याद रखिए कि कर्क रेखा जो है वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और ये कहां कहां से होके जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर से होते हुए गुजर जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तरी
और पूर्वी ये कहां से कहां तक पड़ती है। बात की जाए उत्तरी अक्षांश की तो ये पड़ता है 37 डिग्री से 6 मिनट तक, और दूसरी जो यहां तक जाती है वो है 8 डिग्री टू 4 मिनट तक। अब बात करते हैं पूर्वी देशांतर की, तो ये कहां से कहां तक बनाती है, 68 डिग्री से 7 मिनट तक और 97 डिग्री से 25 मिनट तक। बात की जाए पूरे इंडिया की, तो पूरा जो भारत है वो पूरा भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसे हेमिस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो एक रेखा दिख रही है ब्लू कलर की, ये है मानक योग्यांतर या IST, जिसकी अक्ष है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के भूगोल, जिसमें एक पाठ लिया गया है आकार एवं स्थिति। सबसे पहले देखते हैं भारत का आकार कैसे है, उसकी स्थिति क्या क्या है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने 2 ब्लैक लाइंस बना दिए हैं। एक कहलाता है पूर्वी देशांतर, जिसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, और दूसरा है उत्तरी अक्षांश, जिसे कहा जाता है लैटिट्यूड। अगर पूर्वी देशांतर रेखा की बात की जाए तो ये गुजरात से होते हुए आंध्र प्रदेश तक पड़ता है, और ये कहा कितने डिग्री बनाता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 एंड 25 मिनट तक बनाता है। गुजरात में ये कहां से स्टार्ट होता है, गुजरात में जिस शहर से स्टार्ट होता है वो है द्वार मोटा, और आंध्र प्रदेश के किबुतु तक जाता है। अब बात करते हैं उत्तरी अक्षांश की या फिर लैटिट्यूड। उत्तरी अक्षांश की अगर बात की जाए तो ये इंदिरा कोल से स्टार्ट होती है, और इंदिरा कोल की अगर बात की जाए तो ये भारत के नियंत्रण वाले भूभाग से सबसे उत्तरी बिंदु के सियाचिन ग्लेशियर के समीप काराकोरम दर्रे के पास पड़ता है। अब बात की जाए इसका छोर, दूसरा छोर कहाँ पर पड़ता है, दक्षिण छोर की अगर बात की जाए तो ये कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन तक पड़ता है, और अगर इसकी टोटल लंबाई देखी जाए तो ये है 3214 किलोमीटर। और पूर्वी देशांतर की अगर लंबाई की बात की जाए तो ये है 2933 किलोमीटर। यानी पूर्वी देशांतर रेखा उत्तरी अक्षांश से थोड़ी छोटी है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा याद रखिएगा, कर्क रेखा क्या होती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये देखते हैं कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए आगे तक गुजर जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए पूरे भारत की, तो पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, जिसे हेमिस्फीयर कहा जाता है। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, भारत के ओवरऑल क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये पड़ता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सबसे जो दक्षिण छोर है वो कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिण छोर पड़ता है, जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, और इसका जो पूर्वी नाम था यानी पुराना नाम था पिग्मेलियन पॉइंट कहलाता है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है, तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये कहलाती है मानक यामोत्तर या फिर IST, और इसका जो पॉइंट है वो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। अब ये क्या चीज है, तो ये याद रखिएगा कि जो भारत का समय है जो देखा जाता है टाइम, तो वो इसी रेखा पे पड़ता है। अब इस रेखा पे कौन से पॉइंट से लिया गया है, तो ये याद रखिएगा कि ये इलाहाबाद, ये जो ये पोर्शन दिख रहा है इलाहाबाद से भी होते हुए जा रहा है, तो इलाहाबाद के पास मिजोरम के नैनी से लिया गया है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो ये पूर्व देशांतर आधारित ग्रीनविच से कितना है, 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। दोस्तों अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। टोटल बात की जाए तो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, और उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले भारत का ये हिस्सा देखते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी हिस्सा कहलाता है, नीचे वाला दक्षिण हिस्सा कहलाता है, ये पूर्वी हिस्सा कहलाता है, और ये पश्चिमी हिस्सा कहलाता है। ठीक है, अगर पूर्वी हिस्से की बात देखी जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार इसके पड़ोसी देश हैं। दूसरा अगर दक्षिण में देखा जाए तो श्रीलंका
और मालदीव इसके पड़ोसी देश हैं। और अगर उत्तर में देखा जाए तो नेपाल, भूटान और चीन का एक पूरा तिब्बत वाला हिस्सा, ये मतलब चीन कहा जा सकता है, ये इसके पूरे पड़ोसी देश हैं। दूसरी बात की जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में आते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो उत्तर है, ये वाला पोर्शन है वो अपना पश्चिम है, तो ये इस साइड आते हैं, यानी ये उत्तर पश्चिम एरिया में। तो उत्तर पश्चिम एरिया में याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो अब हम देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, सबसे राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहला टॉपिक देखते हैं राष्ट्रीय गान, जिसे नेशनल एंथम भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय गान देखा जाए तो जन गण मन अधिनायक जय हिंद को कहा जाता है। इसका गायन समय 52 सेकंड है, मतलब इसका टाइम पीरियड जो उसको पूरा कवर करने में, सॉन्ग को कवर करने में जितना पीरियड लगता है, टाइम पीरियड, वो है 52 सेकंड। अब इसे किसने लिखा था? इसके जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर है और सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में तत्वबोध में हुआ था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोध जो प्रकाशन था, जो न्यूज़पेपर था, उसमें इन्होंने इनके बारे में बताया था। अब इसे कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को इसे गाया गया था। और स्टार्टिंग में जो अपना राष्ट्रीय गान है उसे बांग्ला में लिखा गया था, क्योंकि कोलकाता में जो लोग होते हैं वो बांग्ला वाले लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, बंगाली ज्यादा होते हैं, तो बांग्ला में लिखा गया था। तो मूल रूप से सबसे पहले से बांग्ला में लिखा गया था। बांग्ला में रचित इस गान को हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। और अगर देखा जाए तो हमारा जो संविधान है वो बन के पूरा कब तैयार हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और अगर देखा जाए तो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो है हिंदी। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे राष्ट्रीय गान को जो बांग्ला में थी उसको हिंदी में ट्रांसफर किया, हिंदी लैंग्वेज में बदलकर, और 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपना लिया गया। दूसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में भी लिखा था और उसका नाम दिया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको पूरे गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले 1912 में जो एक न्यूज़पेपर था तत्वबोध में इसका क्या किया था, बताया था, इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और 27 दिसंबर 1911 में इसे कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। दूसरा चीज, जो ये अपना राष्ट्रीय गान है सबसे पहले किसमें लिखा गया था? बांग्ला में लिखा गया था। उसके बाद इसे हिंदी में कन्वर्ट करके 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपना लिया गया था, जब हमारा पूरा संविधान बनके तैयार हुआ था। इसे इंग्लिश में भी लिखा गया है, और इसे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और इंग्लिश में जो इसका नाम है वो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय गीत, जिसे कहा जाता है नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। ठीक है, इसका अगर गायन समय देखा जाए तो 65 सेकंड है। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम लगता है, इसे 52 सेकंड लगता है और इसे 65 सेकंड लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसकी जो रचयिता कहा जाए बंकिम चंद्र चटर्जी है, और सबसे पहले इन्होंने संस्कृत में लिखा था। और कब लिखा था? 1875 ईस्वी में लिखा था। इस गीत को सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास, जो उपन्यास का नाम है वो है आनंद मठ, और ये कब 1882 में शामिल किया गया था। ठीक है, एक उपन्यास था आनंद मठ, और उस उपन्यास में किस चीज के बारे में ज्यादा फोर्स दिया गया था? सन्यासी विद्रोह पर आधारित था वो। और ठीक है, आनंद मठ उपन्यास था और उसमें इस गीत का वर्णन किया गया था। दूसरा, कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम 1896 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1896 में। और अगर यहाँ बात की जाए कि कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था इसे? 27 दिसंबर 1911। दोनों ही कोलकाता के
कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि 1911 में गाया गया था और इसे 1896 में गाया गया था। और किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में कब दिया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा क्या किया था? संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों को संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था? क्योंकि तो ये 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। और ये भी 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये 65 सेकंड लगता है इसको पूरा। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में 1875 में बनाया था। और ये आनंद मठ करके उपन्यास है जो 1882 में है और जो किस पे ज्यादा फोर्स दिया गया था? सन्यासी विद्रोह पर आधारित था ये उपन्यास। और इसे कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। और ये जो राष्ट्रीय गीत है उसे संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को क्या कर लिया गया था? अपना लिया गया था। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग कहे या फिर नेशनल कैलेंडर कहे, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया है, ठीक है। अब बात रही शक संवत कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये कैलेंडर। तो ये जो संवत है वो 78 ईसा पूर्व या फिर 78 एडी से आरंभ हुआ था, ठीक है। और इसका जो पहला माह या फिर मंथ कहा जाए तो फर्स्ट जो मंथ होता है वो होता है चैत्र और जो अंतिम मंथ होता है वो होता है फागुन, ठीक है। और अगर इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग टू जाएंगे तो जनवरी फर्स्ट मंथ होता है और एंडिंग क्या होता है? दिसंबर होता है। वैसे ही इसमें भी होता है बट मैं उसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट पड़ता है चैत्र, सेकंड मंथ पड़ता है बैसाख, उसके बाद जेठ, आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, श्रावण के बाद भाद्र पक्ष, उसके बाद कवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और उसके बाद पड़ता है फागुन, ठीक है। तो फर्स्ट अगर कहा जाए तो चैत्र होगा और अंतिम अगर कहा जाए तो फागुन होगा, ठीक है। अब इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये कब से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नए वर्ष की शुरुआत जो होती है सामान्य वर्ष में, मतलब जब 365 डेज होते हैं, ठीक है, तो ये 22 मार्च से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर जिस वर्ष लीप वर्ष होता है यानी 365 से 366 दिन हो जाता है लीप वर्ष में, तो उस दिन 21 मार्च से ये आरंभ होता है। और 22 मार्च 1957, ठीक है, को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपना लिया गया। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सारनाथ स्तंभ की। तो सारनाथ स्तंभ है क्या? सारनाथ स्तंभ मूलतः पीठ सटाए 4 सिंह हैं और उनके नीचे पट्टी में 4 चक्र, 1 सांड, 1 घोड़ा, 1 हाथी और 1 सिंह अंकित है। आपने देखा होगा जितने भी आपके कॉइन्स होते हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के, उसमें देखा होगा कि सिंह का चित्र बना होता है। तो उसमें होते क्या, 4 सिंह होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और नीचे में क्या होता है, 4 चक्र होते हैं। हर एक सिंह के नीचे एक चक्र होता है, तो टोटल मिला के 4 चक्र होते हैं। और 2 चक्र के बीच में किसी एक एनिमल का फोटो होता है, ठीक है। तो पहले दो चक्र के बीच एक सांड आएगा, फिर उसके बाद 1 चक्र, फिर 1 घोड़ा, फिर 1 चक्र, फिर 1 हाथी, फिर 1 चक्र और फिर 1 सिंह अंकित होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे सिक्के होते हैं, ठीक है, उसमें चारों के चारों सिंह तो दिखाई देते नहीं, सिर्फ 3 सिंह दिखाई देते हैं। एक जो सिंह होता है वो पीछे छुप जाता है, ठीक है। तो उसी में कहा गया है कि अपन राष्ट्रीय चिन्ह की जो बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें से सिर्फ 3 सिंह एवं नीचे दाईं ओर 1 सांड, मध्य में 1 चक्र एवं बाईं ओर 1 घोड़े का दृश्य होता है। सिर्फ क्या क्या दिखाई देता है, 3 सेब दिखाई देते हैं, सिंह, और 1 सांड दिखाई देता है, 1 चक्र दिखाई देता है और 1 घोड़ा दिखाई देता है, ठीक है। अब रही बात सिंह जो है वो शक्ति यानी साहस एवं विश्वास का प्रतीक होता है, ठीक है। जो हम इसमें जो सिंह यूज कर रहे हैं वो किस किस का प्रतीक है, शक्ति, साहस एवं विश्वास का प्रतीक होता है। रही बात राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक के वाराणसी स्तंभ, ठीक है, अशोक के वाराणसी स्तंभ सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि ये कहां से लिया गया है, सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया, अशोक के वाराणसी स्थित।
अशोक के वाराणसी स्थित सारनाथ सी स्तंभ से लिया गया है। अब बात आता है कि सब उसके नीचे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है। किससे लिया गया है? देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया। ठीक है, अब बात आते हैं राष्ट्रीय ध्वज या फिर नेशनल फ्लैग। आप सभी जानते हैं अपना नेशनल फ्लैग कैसे है। ऊपर एक केसरी रंग है, फिर नीचे सफेद है, फिर उसके बाद अपना हरा रंग है। बीच में जो है वो नीले कलर की क्या होती है? चक्र बनी होती है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। पहले राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। प्रारूप मतलब उसके कब बनाया गया, उसका जो पूरा डिटेल्स है वो कब बनाया गया कि लंबाई कैसी होनी चाहिए, चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सा रंग होना चाहिए और किस रंग का क्या मतलब होना चाहिए, ये सारे प्रारूप के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात की जाए ध्वज की लंबाई की और चौड़ाई की। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 2:3। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 2:3। अब दोस्तों बात करते हैं इसके रंग में जो लिया गया है रंग केसरिया, सफेद और हरा। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं केसरिया रंग। केसरिया रंग ताकत और साहस, ठीक है, ताकत और साहस और शौर्य, त्याग व जागृति का प्रतीक है। ठीक है, जितने भी अपन के सेना होते हैं जो अपन की रक्षा करते हैं, ठीक है, वो मेनली क्या कर रहे हैं? त्याग ही कर रहे हैं अपने पूरे। ठीक है, तो ये इसीलिए लिया गया ताकत, साहस, शौर्य, त्याग और जागृति का प्रतीक होता है। अब बात है सफेद रंग की। तो जो अपना सफेद रंग है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। ठीक है, तीसरा आता है लास्ट नीचे वाला हरा रंग। तो जो हरा रंग है वो शुभ, विकास और उर्वरक, जीवन एवं समृद्धि के लिए उसका प्रतीक है। बात करते हैं बीच में जो चक्र है उस चक्र को कहा जाता है अशोक चक्र और उसमें 24 तिल्लियां होती हैं और ये किसका प्रतीक है? निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है। यानी हमेशा चेंज, जैसे बोला जाता है कि टाइम टू टाइम लोग चेंज होते हैं। ठीक है, तो हमेशा बदलना और उसमें प्रगति का भी प्रतीक है। अब बात आती है स्वतंत्रता उपरांत, यानी जब स्वतंत्र हो गया था अपना भारत तब कब झंडा फहराया गया और कहां पर झंडा फहराया गया? तो स्वतंत्रता उपरांत वर्तमान प्रारूप में ध्वज को सर्वप्रथम 1947 जब स्वतंत्र होने के बाद संसद भवन में फहराया गया। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के बाद कहाँ फहराया गया? संसद भवन में फहराया गया। अब इसकी डिजाइन किसने किया था? तो ये याद रखिएगा कि इसका जो डिजाइन है वो पिंगाली वेकरिया ने किया था। ठीक है, और इसके बाद पूछा जाएगा कि भारत का जो ध्वज है, ठीक है, तिरंगा झंडा है, वो किसके जैसे सिमिलर है? तो नाइजर के जैसे सिमिलर है। इसमें भी ऊपर केसरिया होता है, ठीक है, नीचे हरा होता है, बस चेंज का होता है इसके चक्र में। ये जो हमारा चक्र है वो नीले कलर का होता है, उसमें 24 तिल्लियां होती है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है? एक सर्कल होता है और जो कि केसरिया ही रंग का होता है। तो भारत के ध्वज से नाइजर का ध्वज मिलता जुलता है, सिमिलर है बट एक जैसा नहीं है। उसके बाद जब ध्वज फहराया गया था संसद में 1947 में संसद भवन में जब ध्वज फहराया गया था तो एक गान गाया गया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत। तो इसे किसने लिखा था? तो श्याम लाल गुप्ता प्रसाद ने झंडा गीत लिखा था। तो ये ध्यान रखिएगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि अपना जो तिरंगा झंडा है, जब हमारा भारत आजाद हुआ था और तिरंगा झंडा जब संसद भवन में पहली बार फहराया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में एक झंडा गीत गाया गया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो आपसे पूछा जाएगा कि झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत किसने लिखा था, तो याद रखिएगा कि श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। दोस्तों, अब हम देखते हैं अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, अगर राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो वो है बाघ, जिसे टाइगर कहते हैं, और राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो वो मोर, जिसे पिकॉक कहते हैं, और राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो वो है बरगद। राष्ट्रीय पुष्प यानी फ्लावर की बात की जाए तो वो है कमल। और राष्ट्रीय विरासत पशु, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय विरासत पशु, तो याद रखिए राष्ट्रीय विरासत पशु में अपना आएगा हाथी। राष्ट्रीय जलीय पशु जो जल में रहते हैं वो है डॉल्फिन, और कहाँ की डॉल्फिन, जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन रहती है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय नदी की अगर बात की जाए तो वो है अपना गंगा नदी। और राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक, मुद्रा मतलब अपने डॉलर से मतलब पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे डॉलर होता है, डॉलर का साइन होता है, सेम वैसे तो जो हमारे यहाँ का इंडिया का है वो ऐसा कुछ है। ठीक है, जो रुपीज आर बना के क्या कर दिया गया है, इसमें ऐसा लाइन खींच दिया गया है। तो इसके जो डिजाइन किसने दिया था, डॉक्टर उदय कुमार द्वारा इसका डिजाइन किया गया था, और ये विश्व का 5वां मुद्रा प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व का 5वां मुद्रा प्रतीक है। और राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए तो वो है हॉकी, जो कि अभी अघोषित है, बट इंडिया का राष्ट्रीय खेल देखा जाए तो वो है हॉकी। राष्ट्रीय फल की बात की जाए तो वो है आम। दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत के आकार और स्थिति के बारे में। याद रखिए कि भारत का जो पूर्णतः भाग है वो उत्तरी गोलार्ध या हेमिस्फीयर में स्थित है, और भारत में जो उत्तरी अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट का जो है वो पूरा टोटल लंबाई देखी जाए तो 3214 किलोमीटर आती है। और पूर्वी देशांतर की अगर बात की जाए तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट, और ये उत्तर में देश को बराबर भागों में बांटती है। याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये कहां कहां से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की अगर क्षेत्रफल देखा जाए, ठीक है, भारत का अगर टोटल क्षेत्रफल देखा जाए तो वो पड़ता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और विश्व के हिसाब से देखा जाए तो जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, सिर्फ 2.4% ही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का 7वां स्थान है, यानी 7वें नंबर पे आता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन आता है देख लेते हैं विश्व के हिसाब से। पहले में रूस है, दूसरे में कनाडा, तीसरे में चीन, चौथे में संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें में ब्राजील, 6वें में ऑस्ट्रेलिया और 7वें में अपना भारत आता है। अब भारत के अंदर राज्यों की बात की जाए कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्य देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आता है, और उसके बाद सबसे छोटा आता है गोवा। अब बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की। ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट की। अभी इंदिरा पॉइंट क्या है, तो भारत की दक्षिणतम बिंदु है जो कि बृहद निकोबार में स्थित है, और इसका पूर्व नाम अगर देखा जाए तो पिग्मेलियन है, पिग्मेलियन पॉइंट कहलाता है। तो अंडमान निकोबार का जो एकदम लास्ट का छोर का जो द्वीप है उसी का नाम रखा गया है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ये दक्षिण ध्रुव पे पड़ता है, और इसका अगर पूर्वी नाम आपसे पूछा जाएगा तो पिग्मेलियन पॉइंट है। ठीक है, इसका पिग्मेलियन पॉइंट इसका पहले का नाम है। अब आते हैं, अगर भूमि में मतलब भारत के अगर भूमि में बात की जाए, मुख्य भूमि में बात की जाए तो उसको दक्षिण छोर का, ठीक है, सबसे किनारा वाला हिस्सा कौन है, तो मुख्य भूमि की दक्षिण छोर जो है तमिलनाडु की कन्याकुमारी में
कैप कैमोरिन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे दक्षिण जो छोर है वो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन में। ठीक है, अब आते हैं इंद्राकोल। ठीक है, अब आते हैं इंद्राकोल। अब ये क्या है, तो ये याद रखिएगा कि ये उत्तर में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण में अपना लास्ट दक्षिण में क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट, और उत्तर में क्या आएगा अपना इंद्राकोल। अब इंद्राकोल में देखते हैं, ये भारत के नियंत्रण वाले भूभाग में सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के समीप काराकोरम दर्रे में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि कहां पर है, ये काराकोरम दर्रे के पास में है। मैंने आपको ये पहले बताया था कि अपना जो पूर्वी देशांतर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट, वो तो ये पता है कि गुजरात से पास होता है, लेकिन गुजरात के कौन से, ठीक है, कौन से शहर से पास होता है, तो याद रखिएगा कि गुजरात में ये भूसारा मोड़ पे पास होता है। उसके बाद देखा जाए तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पे, तो ये कौन से 97 डिग्री एंड 25 मिनट। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में कीबीतू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कीबीतू शहर से पास होता है। अब आते हैं भारत का जो समय लिया गया है। ठीक है, तो वो कौन से राज्य के कौन से शहर से लिया गया है, और जो वहां से जो रेखा पास होती है उसका क्या नाम है। तो जो रेखा पास होती है उसका नाम रखा गया है भारत का मानक समय। ठीक है, यहीं से क्या लिया गया है, उसका मानक समय लिया गया है। इसे IST भी कहा जाता है। और ये कहां पर पड़ता है, इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर के नैनी, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, नैनी से लिया गया है। और ये कहां कितने से पॉइंट से पास होता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। ठीक है, और अगर ग्रीनविच के अकॉर्डिंग इसका समय देखा जाए, तो ग्रीनविच के अकॉर्डिंग जो समय है तो वो उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश से। ठीक है, भारत की पहले सीमा के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की भूमि सीमा लगभग कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। और अगर समुद्री तट में मतलब मुख्य भूमि के जो हो गए, अंडमान निकोबार का हो गया और लक्षद्वीप, ये तीनों को मिलाकर देखा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। और अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात की जाए, जो समुद्री तट की लंबाई, मुख्य भूमि में समुद्री तट की लंबाई की अगर बात की जाए तो ये 6,100 किलोमीटर है। भारत की अगर 7 देशों को स्पर्श करता है, ये तो तुमको पता है, अपन मैप में देख चुके हैं। ठीक है, भारत 7 देशों को स्पर्श करता है, तो वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सीमा जो देश के साथ बनती है वो है बांग्लादेश के साथ बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनती है, बांग्लादेश के साथ। अब हम बात करते हैं पहले भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाओं से लगे राज्य पहले देख लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन लगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। चीन के साथ देखते हैं, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल। भूटान के साथ है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। बांग्लादेश की बात की जाए तो वो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं भारत की प्रमुख विभाजन रेखाएं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डुरंड रेखा। ये क्या होती है, ये जो भारत में पाक अधिकृत कश्मीर है और अफगानिस्तान को उसके बीच की रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो उनको ये अलग करती है। उसके बाद है मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन की सीमा को अलग करती है। चौथा है म्यांमार
की खाड़ी व पाक जल, मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य। ये जो रेखा है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है।